एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडीज सेंटर पे। आज की क्लास हम करेंगे प्रश्नावली 10.3, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे तो थोड़ा सा परिचय पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि फलक क्या होता है, किसी भी ठोस के फलक शीर्ष या किनारे क्या होते हैं, बहुफलक क्या होता है, कौन कौन से हमारे ठोस बहुफलक की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से ठोस बहुफलक की श्रेणी में नहीं आते हैं, प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, ये सब इनके बारे में पहले अपन जानेंगे, फिर उसके बाद हम हमारी प्रश्नावली करेंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, फलक। अब देखिए, जब भी हम ठोस आकृति को देखते हैं तो उसमें देखना आप ध्यान से, जैसे नहीं है ना, घनाभ की आकृति बनाइए। इसमें जब अपन देखते हैं तो मुझे सपाट पृष्ठ दिख रहे हैं, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब इसके क्या होते हैं, फलक होते हैं। जो ये जगह घेर रखे है ना, ऐसे इतनी, जैसे ये यहाँ पे इतने जगह, यहाँ पे, तो ये जो क्षेत्र घेर रखे सब भाग, ये सब भाग क्या होते हैं, इसके फलक होते हैं। जो सपाट प्रश्न ना, ये क्या है, इसके फलक है। इसी प्रकार ये फलक है ना, देखो कुछ रेखाखंडों से मिलकर बन रहे हैं। ये तो है ना, ये जगह घेरने की सी बात है, तो चारों तरफ रेखाखंड है। तो ये जो रेखाखंड है ना, इसके चारों तरफ ये रेखाखंड क्या होते हैं, इसके किनारे या कोर भी बोल सकते हैं। ये सब रेखाखंड मिलकर क्या बनाते हैं, एक फलक बनाते हैं। तो एक फलक क्या होता है, जो ये जगह घेर रखी है ना ठोस आकृति में, वो तो क्या होते हैं, फलक। और जो रेखाखंड होते हैं ना, जो बना रहे फलक को, वो क्या किनारे या कोर भी बोल सकते हैं। ये सब इसके क्या है, किनारे। अब देखो, जो फलक बन रहे हैं किनारों से, ये किनारे देखो मिल रहे हैं, एक किनारा दूसरे किनारे से मिल रहा है। तो ये जहां जहां पे मिल रहे हैं ना, ये इसके क्या होते हैं, जैसे मान लो ये किनारा है, ये किनारा इधर इस किनारे से मिल रहा है, इधर ये किनारा इस किनारे से मिल रहा है, सब किनारे कहीं ना कहीं आपस में, दो किनारे एक जगह मिल रहे हैं। तो जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे वो मिल रहे हैं ना, वो पॉइंट या बिंदु उसका क्या कहलाता है, शीर्ष। देखो इसमें सब जगह देखो, यहाँ पे दो मिल रहे हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यानी ये जितने भी पॉइंट आए ना, वो सब क्या होंगे, इसके शीर्ष। अब छोड़ना किसी को नहीं है कि ये दो यहाँ पे है तो ये शीर्ष है इसके, नहीं, जहां जहां पे मिल रहे हैं ना, वो सब क्या कहलाते हैं, उसके शीर्ष। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फलक क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं और शीर्ष क्या होते हैं। इसको अपन एक और एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, मेरे पास में एक बॉक्स है, मैं आपको इसमें अच्छे से समझाऊंगी कि फलक, किनारे और शीर्ष क्या होते हैं। जैसे इसके सामने वाले जो सपाट भाग है, ये वाले, ये वाला, या इधर पीछे, इधर आगे तो इधर पीछे भी होगा, इधर है तो इधर भी होगा, इधर ऊपर है तो इसके नीचे भी होगा, ये सब इसके क्या कहलाएंगे, फलक। इसी के साथ देखो, ये फलक क्या हो रहे हैं, ऊपर ये किनारे ना सबके, ये जो रेखाखंड है, ये लाइनिंग नीचे भी ऐसे ऐसे, ये सब क्या है, इसके किनारे। अब ये किनारे देखो कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इसी प्रकार नीचे भी, ऊपर चार है तो नीचे भी चार होंगे, रेखाखंड ऊपर चार है तो नीचे भी चार होंगे, फलक ऊपर चार है तो नीचे भी चार होंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार अपन फलक, किनारे और रेखाखंडों को आसानी से समझ सकते हैं। सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको देखो, डेफिनेशन के तौर पे भी आप समझ सकते हो। अगर इसकी डेफिनेशन आप देखना चाहो तो मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन भी बनाई है। फलक की डेफिनेशन क्या, प्रत्येक ठोस बहुभुजी क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। यानी कि प्रत्येक ठोस क्या होता है, जो हमारी ठोस आकृतियां होती है ना, बहुभुजी क्षेत्र, यानी बहुत सारे भुजाओं वाले क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है। बहुत सारी भुजाएं होती है, इन क्षेत्रों से मिलकर बनता है, तो वो क्या होता है, उसका फलक कहलाता है। सेकंड क्या, शीर्ष। अब शीर्ष क्या होता है, फलक के किनारे जिन बिंदुओं से मिलते हैं, फलक के किनारे है ना, फलक, ये फलक है, इसके किनारे है ना, ये वाले जिन बिंदुओं से मिल रहे हैं, वो बिंदु क्या कहलाएंगे, इसके शीर्ष कहलाते हैं। फिर है किनारे, जिन रेखाखंडों से फलक बनते हैं, ये फलक जिन रेखाखंडों से बन रहे हैं ना, जैसे इसमें देखो, ये क्या हो गया, फलक। ये जैसे इसके किनारे है ना, ये सब क्या है, इसके रेखाखंड है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, किनारे। और जो बिंदु है ना, वो क्या हो जाएंगे, इसके शीर्ष। जिन रेखाखंडों से फलक बनते हैं, उन कोरों को क्या बोलते हैं, किनारे बोलते हैं। सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल है, इसमें भी देखो, आप खुद देख सकते हो कि क्या, इसमें देखो, ये क्या है, इसके फलक है। ये रेखाखंड जो आपको, इसमें क्या, किनारे हैं। तो ये रेखाखंड देखो कहाँ पे बन रहे हैं, मिल रहे हैं सब, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर यहाँ, ये सब क्या है, इसके शीर्ष है, ठीक है ना। अब कौन कौन से ठोस बहुफलक की श्रेणी में आते हैं, तो कौन कौन से ठोस बहुफलक की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि सारे के सारे ठोस तो आकृतियां होती है बहुत सारी, लेकिन वो बहुफलक की श्रेणी में नहीं आती है। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि बहुफलक होता क्या है। अरे,
नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए अलग से डेफिनेशन यानी बहुत ही आसान भाषा में फलक की परिभाषा खुद से ही बनाई हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये समझने में थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे देखो परिभाषा मैंने जो बनाई हूँ क्या है कि फलक क्या होता है, भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। जैसे हमारा त्रिभुज है मान लो ये वाला। अब इसमें देखो फलक क्या होता है, जिसमें किनारे शीर्ष और क्या हो फलक। अब देखो क्या क्या है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके किनारे, ये क्या हो जाएंगे शीर्ष, और ये जगह घेर रखी है क्या हो जाएगा इसका फलक। तो फलक का मतलब है कि जहाँ से घिरी हुई बंद आकृति होती है ना वो क्या होते हैं, हमारे फलक होते हैं। जैसे इसमें आप बंद का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ये तो क्या हो जाएगी रेखाखंड के किनारे, ये जो जहाँ पे मिल रहा है ये बिंदु, ये इससे क्या हो जाएंगे शीर्ष, और ये जो जगह घेर रखी है ना ये क्या हो जाएंगे इसके फलक। तो फलक किसको बोल सकते हैं, भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोल सकते हैं, फलक। अब ये आकृति क्या होनी चाहिए, बंद भी होनी चाहिए। मान लो जैसे मैंने यहाँ रेखाखंड तो है, इसमें ऐसे है कोई आकृति, इसमें देखो रेखाखंड भी है, ये आपस में यहाँ पे रेखाखंड मिल रहे भी है, लेकिन ये आकृति बंद नहीं है। इसमें आप जैसे बंद में तो कोई सा भी ले सकते हो, पंचभुज भी ले सकते हो, षटभुज भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन आकृति क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, बंद आकृति है। तो कोई भी बंद आकृति वो क्या कहलाते हैं, भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति क्या कहलाएगी, फलक कहलाएगी। आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि क्या है, बहुफलक। अब देखो बहुफलक क्या होता है, वैसे तो नाम से पता चल रहा है बहुफलक यानी बहुत सारे फलकों से मिलकर बन जाता है। फलक क्या होता है, जैसे मान लो बहुत सारी त्रिभुजों से मिलकर बन जाता है, या बहुत सारी चतुर्भुजों से मिलाकर जब कोई आकृति बना देते हैं, ठोस आकृति बनती है, तो वो क्या कहलाते हैं, बहुफलक। नाम से भी पता चल रहा है कि बहुत सारे फलकों से मिलकर क्या बनता है, बहुफलक। अब देखो इस परिभाषा के रूप में देखना चाहो तो क्या होता है, बहुत सारे फलकों को जब मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, बहुफलक कहलाता है। जैसे मान लो अभी कोई आकृति बना देते हैं अपन, जैसे कोई त्रिभुज है, इसका इधर ही आना है ना, ये जैसे कोई आकृति है ना। अब इसमें देखो क्या है, बहुत सारे आकृति मतलब बहुत सारे फलकों को मिला दिया जाता है। इसमें देखो क्या है, त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, बहुफलक। तो इनको क्या बोला जाता है, बहुफलक। आसान भाषा में आप समझ सकते हो कि बहुत सारे फलकों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, फलक। अब देखो बहुफलक के भी प्रकार होते हैं। बहुफलक दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या होता है प्रिज्म और एक पिरामिड। तो अपन वन बाय वन करके पहले प्रिज्म को समझते हैं फिर पिरामिड को, ओके। अब जब ये हम समझ चुके हैं कि मेन बहुफलक के श्रेणी में क्या आते हैं, प्रिज्म और पिरामिड, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। तो देखो प्रिज्म में क्या होता है, इससे नीचे का जो पार्ट होता है वो और उससे ऊपर की सीमा होती है वो दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। नीचे जैसा होता है वैसा ही ऊपर होता है। और पिरामिड में क्या होता है, इन दोनों की पहचान ये होती है, पिरामिड नीचे से चौड़ा होता जाएगा और ऊपर एकदम टॉप पे जाके एकदम छोटा भी हो सकता है, या ऊपर एकदम छोटा होकर नीचे चौड़ा हो सकता है, या नीचे चौड़ा होकर ऊपर एकदम छोटा हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, यानी ऊपर और नीचे सेम नहीं होता है। प्रिज्म में तो क्या होता है, ऊपर से और नीचे से टॉप और बॉटम दोनों से सेम ही दिखेगा, जैसा ऊपर है ना वैसा ही नीचे दिखेगा। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, नीचे चौड़ा है तो ऊपर क्या होगा, एकदम छोटा, यानी सकड़ा होगा, और ऊपर सकड़ा है तो नीचे चौड़ा होगा। दोनों में यही डिफरेंट है। प्रिज्म और पिरामिड में अगर अंतर देखना हो, कोई आकृति दी है आपको पूछे कि प्रिज्म कौन सा है पिरामिड कौन सा है, तो आप कैसे पता लगाओगे, ये मैंने आपको समझा दिया। और इसकी परिभाषा के तौर पे अपन देखेंगे तो देखो प्रिज्म की परिभाषा क्या होती है, एक बहुफलक प्रिज्म होता है। कोई भी बहुफलक यानी बहुत सारे फलकों से मिलकर बना है तो बहुफलक हो गया, जिसमें वर्ग त्रिभुज कोई भी आ सकते हैं। अब क्या होता है, जब उसका आधार और ऊपरी सीमा सर्वांग बहुभुज हो, यानी ये आधार और इसकी ऊपरी सीमा ये क्या है, सर्वांग का मतलब क्या है, जिसके सभी अंग समान होते हैं वो क्या होता है, सर्वांग बहुभुज हो। जैसे मान लो ये भी त्रिभुज है, ये देखो ये भी क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। सर्वांग बहुभुज हो तथा उसके अन्य फलक समांतर चतुर्भुज के आकार के हो। उसके अलावा उन ऊपर सीमा और नीचे, ऊपर का और नीचे आधार और ऊपर सीमा के अलावा जो भी इसके फलक होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमेशा समांतर चतुर्भुज के जैसे दिखते हैं। जैसे मान लो ये अपन के हो गए आधार और ऊपरी सीमा। अब इसके अलावा जो दिखेंगे वो मैंने बोला था चतुर्भुज त्रिभुज से मिलकर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो वो क्या होता है, बहुफलक होते हैं। अब इसका जो भाग बचेगा वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के जैसा दिखता है, ठीक है ना। अब बारी आती है
पिरामिड की। अब पिरामिड में कोई बड़ा बहुफलक होता है जिसका आधार एक बहुभुज होता है। आधार तो एक बहुभुज होता है, लेकिन इसके पार्श्व और फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं। लेकिन इसके पार्श्व और फलक यानी साइड वाले हिस्से होता है ना, वो किसके जैसे दिखते हैं? त्रिभुज के जैसे दिखते हैं। साइड के हिस्से होते हैं ना, इसमें तो क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के जैसे दिखते हैं। और इसके क्या होंगे? पार्श्व का मतलब क्या होता है? साइड से देखने पर वो क्या होता है? त्रिभुज के जैसे होते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। अपन की क्वेश्चन इसी पे बेस पे आएंगे, प्रिज्म और पिरामिड के बेस पे क्वेश्चन आने वाले। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑयलर सूत्र। यानी कि ये ऑयलर सूत्र क्या होता है? जब भी कोई बहुफलक होता है उसमें ऑयलर सूत्र लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका सत्यापन अपन कैसे करते हैं? अपन को प्रूव करना हो ना कि इसमें ऑयलर सूत्र लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कैसे होता है? देखो, ऑयलर सूत्र क्या होता है? F प्लस वी माइनस ई बराबर 2। अब F का मतलब तो क्या है हमारे? ये क्या है? F का मतलब फेस यानी फलक, V यानी वर्टेक्स यानी शीर्ष, और E यानी एज, एज यानी किनारे, और दो बराबर में है ही। तो इसका मतलब क्या है? फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारे बराबर क्या आना चाहिए? तो कहने का मतलब क्या? फलक को और शीर्षों को, फलकों को और शीर्षों को जोड़ के उसमें से किनारे घटाते हैं, तो हमेशा और हमेशा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अगर 2 आ रहा है जब तो उसमें ऑयलर सूत्र लागू हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा। किसी भी बहुफलक में अगर फलकों को शीर्षों को जोड़कर उसमें से किनारे घटाएंगे तो क्या आना चाहिए हमारे पास में? 2 आना चाहिए। 2 आएगा जब तो क्या होगा? ऑयलर सूत्र लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी कोई भी बहुफलक, उसमें फलक कितने हैं? 7 है, प्लस उसमें किनारे शीर्ष कितने हैं? 5 है। और इसमें से मैं बता दूंगी क्या, मेरे पास में जैसे है किनारे, ये फलक 7 है, शीर्ष 5 है, किनारे है 10, तो मेरे पास में इसका मतलब क्या? बराबर क्या आना चाहिए? 2। कहने का मतलब क्या? इधर वाले का भी क्या आना चाहिए? 2। उधर तो ऑलरेडी 2 है, इधर वाले का क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 बराबर 2 हो जाना चाहिए। 7 और 5 12, 12 माइनस 10 बराबर 2, 2 बराबर 2, यानी इसमें क्या होगा? ऑयलर सूत्र लागू होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आते हैं हम हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं? हमें देखो 3 क्वेश्चन दिए कि 3 त्रिभुज है मान लो, तो उस बहुफलक से क्या 3 फलक हो सकते हैं क्या? इतने के फलक हो सकते हैं क्या? कोई भी बहुफलक है उसमें 3 त्रिभुज हो से एक फलक बन सकता है क्या? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कम से कम बहुफलक बनाने के लिए कितने फलक होने चाहिए? 4 कम से कम होने चाहिए। 3 फलकों से मिलके या 3 त्रिभुजों से मिलके कभी भी बहुफलक नहीं बनेगा। कम से कम 4 या 4 से अधिक फलक उसमें होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी बहुफलक बनाना हो उसमें कम से कम 4 या 4 से अधिक फलक होना जरूरी है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 फलकों से मिलके बहुफलक नहीं बनता। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। फिर क्या है? देखो 4 त्रिभुज, तो अभी बोला था मैंने 4 या 4 से अधिक फलक है तो अपन बहुफलक बना सकते हैं, तो इसका हो जाएगा हाँ। जैसे इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हो, ये हमारा एक मान लो ये त्रिभुज हो गया, फिर एक ये ऐसे हो गया, 2 एक इसको मिलाते हैं कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, तो बन जाएगा हमारा बहुफलक। ऐसे ही आगे वाला क्या है? एक वर्ग और 4 त्रिभुज, तो मानो ये एक वर्ग की आकृति है, वो 4 इसमें क्या हो जाएंगे? त्रिभुज, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4, ये सब मिलके क्या बन जाएगा? बहुफलक। तो इसका भी क्या हो जाएगा? हाँ। तो हमें यही ध्यान रखना है कि 3 फलकों से मिलके बहुफलक नहीं बनता। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था? फलकों की संख्या कब कितनी होनी चाहिए? कम से कम 4 या 4 से अधिक। ऐसा तभी संभव है जब फलकों की संख्या क्या हो? 4 या 4 से अधिक हो। अपन को ऐसे भी बोला, देखो पिरामिड के बारे में सोच के देखिए, चाहे पिरामिड हो चाहे प्रिज्म हो, फलकों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो।
ठीक है ना। ये यहाँ पे ऐसे तो दिया नहीं, दो संख्या वो चार, ये क्या दिया, कोई भी संख्या वो तो अपन को पता है ना कि वो संख्या क्या होगी, चार या चार से अधिक है तो ऐसा बहुफलक संभव है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रिज्म है, यानी कि जो चार आकृतियां दी उनको देख के बोला कि इनमें से कौन कौन से प्रिज्म है। तो हमें पता है कि प्रिज्म कौन सा होता है, इसका नीचे का भाग और ऊपरी भाग दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, और बाकी जो शेष भाग बचते हैं जो भी फलक है वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जैसे दिखते हैं। और पिरामिड में क्या होता है, साइड वाले भाग तो त्रिभुज के जैसे दिखते हैं, और नीचे से चौड़ा होगा ऊपर से सकड़ा होता जाएगा वो, ठीक है ना। नीचे से चौड़ा हो सकता है, ऊपर से छोटा दिखाई देगा, साइड वाले भाग क्या हो गए उसके त्रिभुज के जैसे दिखेंगे। अब देखो ये पहले वाला हमें आकर दिया एक कील है, तो कील का हमें पता है कि ऊपर से तो गोल होती है, लेकिन नीचे से भी गोल होती है क्या, नहीं होती ना, दोनों भाग सेम नहीं है ना, तो ये प्रिज्म नहीं है। तो पहले वाला तो क्या हो जाएगा, नहीं है। हमें जो प्रिज्म है वही बताने हैं, ठीक है ना। अब मान लो एक बिना छिली हुई पेंसिल होती है, अब मेरे पास में पेंसिल है लेकिन वो छिली हुई है, तो अब मान लो एक बिना छिली हुई पेंसिल रहती है, उसको आप ध्यान से देखना, वो ऊपर से और नीचे से सेम ही दिखती है आपको, वो षटभुज की जैसा भी दिखता है, उसमें ऊपर का नीचे का भाग ऐसे गोल गोल से रहती है ना, उसको ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके, तो उसके आगे आगे के भाग रहते हैं ना, एक आगे का एक पीछे का, वो हमें षटभुज की आकृति से दिखती है, और दोनों ऊपर के नीचे के सेम होते हैं। बाकी जो उसके शेष भाग होते हैं, जैसे मेरे पास में छिली हुई पेंसिल है, देखो मेरे पास में छिली हुई पेंसिल है लेकिन इसके पीछे इरेजर वाली भी है, अगर मान लो आपके पास में बिना छिली हुई पेंसिल है, तो ऊपर का नीचे का तो क्या हो गया, टॉप और बॉटम तो क्या हो गया, गोल गोल होता है, और उनको और ध्यान से देखे तो षटभुज के जैसे दिखते हैं। लेकिन इसके जो साइड के भाग होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जैसे दिखते हैं। पेंसिल को लेना, उसको ध्यान से देखना। तो बिना छिली हुई पेंसिल हमारी क्या है, एक प्रकार से प्रिज्म के जैसे दिखती है, ठीक है ना, प्रिज्म। फिर देखो क्या, कागजों पर रखने का भार, ये क्या हो रहा है, देखो उसको ध्यान से देखो आप, ये नीचे से क्या दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है, इसके साइड के भाग क्या है, इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, इसके साइड के से क्या दिखाई देंगे हमें, साइड के से त्रिभुज के जैसे दिखाई देंगे, तो ये तो हो गया हमारा पिरामिड, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं। इसमें हाँ और नहीं में देना है हमें, ठीक है ना, कौन कौन प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है ना, ये आप प्रिज्म में बोल सकते हो। निम्नलिखित में कौन कौन प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है ना। फिर क्या है, कागजों पर रखने का भारी नहीं हो गया, एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स, कोई सा भी बॉक्स ले लो आप, तो बॉक्स हमेशा हमेशा याद रखना प्रिज्म की आकृति होती है, ये एक प्रिज्म ना ठोस आकृति होती है, उसके साथ बहुफलक भी होता है प्रिज्म ना। अब इसमें देखो क्या होता है, कोई भी डब्बा है वो हमेशा प्रिज्म की श्रेणी में आता है। देखो जैसे ये वाला डब्बा है, ये मेरे से सही नहीं बना, लेकिन आप लोग इसे बुक में देके ध्यान से बनाना। तो जैसे वो सामने से होगा वैसा पीछे भी होगा, नीचे होगा वैसा ऊपर भी होगा, साइड में से होगा वैसे उसके साइड में से भी पीछे से भी होगा, तो नीचे है वैसा ही ऊपर है, साइड में से है वैसा ही इधर है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रिज्म है। चौथा वाला भी क्या है, प्रिज्म है। इस प्रकार अपन को क्या करना, देखना आकृति को और बताना कि ये प्रिज्म है कि नहीं, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें क्या बोल रहा है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे है, यानी कि प्रिज्म कब बेलन बन जाता है। देखो हमें पता है कि हमारा जो एक अपन ने बिना छिली पेंसिल का एग्जाम्पल लिया था, जैसे ये पेंसिल थी है ना, ये तो इसका क्या था, नीचे का भाग था ना, जैसे इस प्रकार, ये ऐसे थी, फिर मान लो ऐसे थी, इधर से आगे से गोल थी, ठीक है ना, वो ऊपर का भी गोल नीचे का भी गोल। अब मैं जो ये आधार की भुजाएं हैं, इनको क्या करूँ, छोटा करते जाऊं, जैसे मान लो पहले ये वाली थी तो इसको मैं छोटा कर दूं, पहले ये डॉट यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे करूँ, फिर इसको भी और छोटा कर दूं, ऐसे छोटा करते जाऊं। इसका मतलब ये छोटा करते करते भुजाओं की संख्या में फिर बढ़ाती जाऊं, पहले 6 भुजाएं, फिर इनके बीच में एक ही फोर्स लगाते इनको और छोटा कर दिया, भुजाओं की संख्या 6 की जगह कितनी कर दी, 12 कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं भुजाओं की संख्या बढ़ाती जाऊंगी, तो क्या होता जाएगा, ये पूरा राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। इधर से भी क्या आ जाएगा, राउंड शेप में आ जाएगा, राउंड शेप में आएगा तो ये देखो हमारी क्या आकृति बन जाएगी, एक बेलन की आकृति बन जाएगी। तो हमें यही पूछा गया है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे है, तो हमारा प्रिज्म होता है ना, वो बेलन का रूप ले लेता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक प्रिज्म बेलन का रूप ले लेता है,
जब उसकी आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है। अपन क्या बोल सकते हैं कि जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या बढ़ाते हैं ना अपन, जितनी ज्यादा बढ़ेंगे यानी बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में क्या होता है, वो जो हमारी षटभुज थी या पंचभुज थी वो क्या हो जाती है, एक गोल आकृति बन जाती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा प्रिज्म है ना वो क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। ठीक है, अब आओ सेकंड में। सेकंड में देखो क्या है कि पिरामिड है ना वो कब शंकु का रूप ले लेता है। शंकु क्या होता है हमारे, जैसे मान लो ये हुई आकृति, यही होती है शंकु। अब हमें यही बोल रहा है कि एक पिरामिड भी ना वो शंकु का रूप कब ले लेता है, तो सेम जो इसका है ना वो कब क्या हो जाएगा, एक पिरामिड इसका भी सेम वही है। आधार की भुजाओं की संख्या अपन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो पिरामिड भी शंकु का रूप ले लेगा। एक पिरामिड शंकु का रूप ले लेता है जब उसकी आधार की भुजाओं की संख्या बड़ी तथा और बड़ी होती जाती है, बड़ी और बड़ी होती जाती है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि कोई भी प्रिज्म क्या बन सकता है, कभी बेलन कब बन सकता है, कोई भी पिरामिड शंकु कब बन सकता है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्या एक वर्ग प्रिज्म यहाँ पे है, क्या एक वर्ग प्रिज्म और घन एक जैसे ही होते हैं क्या, तो हमेशा याद रखना वर्ग नहीं, एक वर्ग प्रिज्म और घन एक जैसे नहीं होते, क्योंकि ये घनाभ के जैसे भी तो हो सकते हैं, एक वर्ग प्रिज्म और घन एक जैसे थोड़े हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो घनाभ के जैसे भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ये है घनाभ भी हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें दो आकृतियां दी है, ठोस की आकृति दी है, उनको देखकर हमें क्या करना है, ओयलर सूत्र का सत्यापन करना। हमारा ओयलर सूत्र था ना, अप प्लस वी माइनस ई बराबर 2, उसका सत्यापन करना। तो पहली आकृति हमारी ये वाली है, दूसरी वाली क्या है, एक प्रिज्म की आकृति है, और एक आकृति जो क्या हमारी ये पहले वाली है। तो हमें इनको देखना है और इनको देख के बताना है कि इसमें कितने फलक है, कितने शीर्ष है, कितने किनारे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फलकों को गिनेंगे। देखो 1 2 3 4 फलक, तो ये अब ये है तो इसके पीछे भी होगा 5, ये ऊपर है तो नीचे होगा 6, एक यहाँ है तो उसके पीछे भी क्या होगा 7। या फिर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा तो क्या करना, जैसे मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया ना, एक इससे नीचे भी क्या हो जाएगा 5। आप बुक में देखोगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, ऊपर का क्या हो गया 5। अब जैसे ये वाला किनारा है तो इसके पीछे भी तो एक रेखा जाएगी ना, जो सॉरी ये बिंदु शीर्ष है, इससे भी तो एक किनारा जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, एक फलक बनेगा। ये से इधर वाले से जाएगा तो उधर भी पीछे भी एक फलक बनेगा, तो कितने फलक हो जाएंगे 7। 1 2 3 4, तो ये एक नीचे का 5, 2 इसके पीछे, यानी कितने फलक हो गए 7। जैसे इसमें क्या वर्टेक्स यानी इसके शीर्ष गिनो, 1 2 3 4 5 तो ऊपर है, 5 ऊपर है तो 5 ही क्या होंगे नीचे होंगे, 6 7 8 9 और 1 क्या होगा इसके पीछे होगा। इसके पीछे यानी वो लाइन आएगी उसको मिलाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएंगे। एज यानी किनारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और वो कितने हो जाएंगे पीछे 3, जो इनको मिलाएंगे ना इस रेखा बनाएंगे इनके पीछे जो अपन को दिख रहे नहीं है, वो क्या हो जाएंगे 15। तो अब ओइलर सूत्र हमारा क्या बोलता है, सूत्र बराबर एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। एफ कितना है 7, प्लस वी कितने हैं 10, माइनस 15 बराबर 2। 7 और 10 17, 17 माइनस 15 बराबर 2, और 2 बराबर 2, यानी इसमें ओइलर सूत्र लागू होता है। ऐसे सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में हमें देखना है सबसे पहले आकृति को, ये क्या होगी, एक प्रिज्म की आकृति है मान लो। अब नीचे है वैसे क्या होगी उसके, इधर यहाँ दिख रही है वैसे उसके पीछे होगी।
तो सबसे पहले इसमें फलक गिनते हैं अपन। एक यहाँ सामने पीछे भी होगा ना उसका फलक, दो इधर है तो इधर भी होगा, तो एक इसके पीछे दो, तीन, चार, ये एक, 5, 6, 7, 8 और इसके पीछे भी होगा एक, 9। आप बुक में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1, 2, 3, एक उसके पीछे 4, 5, 6 और इनके पीछे 7, 8 और एक 9। तो फलक कितने हो गए? 9। वर्टेक्स यानी इसके शीर्ष 1, 2, 3, 4, 1 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, एक पीछे का इसका ये 4 हो गए, इसके 1, 2, 3, 4 ये ऊपर के 4, 8 और एक ये 9। फिर क्या है इसके किनारे, किनारे देखो कितने, 1, 2, 3, एक पीछे का 4, 5, 6, 7 या फिर एक देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर ऊपर का एक 9, फिर 10, 11 और इनके पीछे के रहेंगे पूरे मिला के कितने हो जाएंगे? 16। आप बुक में देख के गिनोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? f प्लस बी माइनस ई बराबर 2। f क्या है? 9 प्लस बी भी क्या है? 9 माइनस ई यानी 16 बराबर 2। 9, 9, 18 माइनस 16 बराबर 2। 2 बराबर 2 क्या हो जाएगा? इसमें भी ऑयलर सूत्र लागू होता है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में। देखो क्या करना, ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए सारणी देना, इसमें मिसिंग नंबर्स निकालने, यानी कहीं में फलक नहीं दिया, कहीं में शीर्ष नहीं दिया, कहीं में किनारे नहीं दिए, तो अपन ऑयलर सूत्र की मदद से वो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, इसका फलक नहीं है, इसका क्या नहीं, शीर्ष नहीं, इसका किनारा नहीं है। जो अपन को दोनों चीजें दे रहा, पहले वाले में अपन को शीर्ष और किनारा दिया, यानी फलक निकाला है, इसमें अपन को शीर्ष निकाला है, इसमें क्या निकाला है? किनारे निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयलर सूत्र क्या होता है? f प्लस बी माइनस ई बराबर 2। हमारे पास में f तो वही नहीं, प्लस v क्या है? वर्टेक्स यानी 6 माइनस किनारे क्या है? 12 बराबर 2। अब देखो क्या हो जाएगा, f प्लस 6 में से सॉरी 12 में से 6 का टाइम क्या आएगा? 6 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है तो माइनस का 6 आ जाएगा बराबर 2। अब हो जाएगा f बराबर 2 थे इधर पहले से है, माइनस 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 6 यानी f बराबर आ जाएगा 8, यानी फलक बराबर क्या हो जाएंगे? 8। तो अपन इसमें क्या कर देंगे? 8। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में शीर्ष नहीं, यानी f प्लस बी माइनस ई बराबर 2। अब फलक तो है देखो इसके 5, फलक 5 है, b है नहीं, माइनस 9 बराबर 2। ये प्लस का, ये एक माइनस का, तो कि बी माइनस का कितना आ जाएगा? 4 बराबर 2। v बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4, तो v बराबर हो जाएगा, यानी शीर्ष बराबर कितने हो जाएंगे? 6। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में भी क्या दिया है? f प्लस बी माइनस ई बराबर 2। f हमारे पास में है 20 प्लस बी है 12 माइनस ई हमारे पास में है नहीं, बराबर 2। 20 और 30 तो 32, 32 माइनस ई बराबर 2। अब इस बार देखो हमारा जो ई यानी कि हमारे किनारे ना वो माइनस में, तो हम किनारों को क्या करेंगे? उधर लेके जाएंगे, तो किसके हो जाएंगे? प्लस के, और 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 32 माइनस 2 ई चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा प्लस का ई। अब 32 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 30। तो हमारे किनारे कितने आ जाएंगे? 30। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब 8 वाला देखो, 8 वाले में क्या क्या किसी बहुफल के 10 फलक, 20 किनारे, 15 शीर्ष हो सकते हैं। हम इसको ऑयलर सूत्र की तरह सत्यापित करेंगे। अगर ऑयलर सूत्र इसमें लागू हो रहा है जब, तो इसमें क्या इतने इतने किनारे शीर्ष हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। तो ऑयलर सूत्र क्या बोलता है? बराबर f प्लस बी माइनस ई बराबर 2। f क्या है? इसके फलक कितने हैं? 10 प्लस शीर्ष कितने हैं? 15 और किनारे कितने हैं? 20 बराबर 2। देखो 20 और 10 सॉरी 15 और 10 25 माइनस 20 बराबर 2। तो ये आ गया 5, इसका तो उधर है क्या? बराबर 2, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? नहीं, किसी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे 15 शीर्ष नहीं हो सकते। ठीक है, आई होप आप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रिज्म पिरामिड क्या होते हैं, बहुफलक क्या होते हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो आपके साथ में पढ़ने वाले सहपाठी है ना, उनको भी ये क्लास शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय।